भाग 1। रात के 3:29 पर जो आवाज आती है ना, वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक पुकार होती है। एक ऐसी पुकार जो आपकी नींद तोड़ देती है, आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है और आपको एहसास दिला देती है कि आप अकेले नहीं हैं। ये वो समय होता है जब रात सबसे गहरी होती है, जब अंधेरा सबसे घना होता है और जब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। राजेश और अनीता को लगा था कि शांति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 329 में उनकी नई जिंदगी शुरू होगी। 7 मंजिल के इस बिल्डिंग में यह फ्लैट इतना सस्ता क्यों मिल रहा था, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं मांगा था। 8 साल की बेटी पिया के साथ नए घर में आने का उत्साह इतना था कि बाकी सब कुछ भूल गए थे। राजेश का तबादला दिल्ली से मुंबई हुआ था और इस शहर में एक डिसेंट फ्लैट मिलना आसान नहीं था। जब ब्रोकर ने बताया कि ये 2 बेडरूम का फ्लैट इतने कम रेंट में मिल रहा है तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी थी। फ्लैट देखने गए थे तो दिन का समय था, धूप खिली हुई थी और फ्लैट बिल्कुल सामान्य लगा था। थोड़ा पुराना जरूर था, पेंट यहाँ वहाँ उखड़ा हुआ था, लेकिन साफ सुथरा था। पिया को अपना कमरा बहुत पसंद आया था, खासकर वो बड़ी अलमारी जो उसके कमरे में थी। मम्मी, इसमें मैं अपने सारे कपड़े रखूंगी, वो खुशी से कह रही थी। ब्रोकर थोड़ा नर्वस लग रहा था। जब राजेश ने पूछा कि पिछले टेनेंट कब गए थे तो उसने सिर्फ इतना कहा था, साहब बहुत दिन हो गए, फ्लैट खाली पड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। पहली रात शांत गुजरी थी। राजेश और अनीता ने सारा सामान सेटल किया था। पिया अपने नए कमरे में खुश थी। रात को सब जल्दी सो गए थे, मूविंग की वजह से सब थक गए थे। दूसरी रात भी कुछ खास नहीं हुआ था। सिर्फ एक बार अनीता को लगा था कि रसोई से कोई आवाज आई है, लेकिन जब उसने चेक किया तो कुछ नहीं था। शायद कोई बिल्ली होगी, उसने सोचा था। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के 3:29 पर राजेश की आंख खुली, एक अजीब सी आवाज से, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। धीमे से लेकिन लगातार, खट खट खट। यह आवाज मैकेनिकल नहीं थी, इसमें कुछ डेस्परेट था, कुछ अर्जेंट था, जैसे कोई बहुत जरूरी बात कहना चाहता हो। राजेश ने अनीता को हिलाया, सुन रही हो? अनीता ने आंखें खोली, कंफ्यूज्ड। क्या यह आवाज? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दोनों ने सांस रोककर ध्यान से सुना। आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन यह मेन डोर से नहीं आ रही थी, ये कहीं और से आ रही थी, घर के अंदर से। अचानक आवाज बंद हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। राजेश ने घड़ी देखी, 3:30। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए यह आवाज आई थी। शायद कोई गलत फ्लैट पर आ गया होगा, अनीता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अनसर्टेनिटी थी। इतनी रात को कौन आएगा? राजेश ने कहा। और फिर आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। दोनों को नींद नहीं आई उस रात। वो बस लेटे रहे, कानों में आवाज गूंजती रही, खट खट खट। अगली रात राजेश ने तय किया कि अगर फिर आवाज आई तो वो चेक करेगा। 3:29 का वेट करना, यह सबसे लंबा वेट था उसकी जिंदगी का। और फिर वही आवाज, वही समय, 3:29। इस बार राजेश तुरंत उठा और दरवाजे तक गया। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिर्फ डिम लाइटिंग और सन्नाटा। लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी और अब उसे क्लियरली पता चल रहा था, यह दरवाजे से नहीं, यह घर के अंदर से आ रही थी, पिया के कमरे से। राजेश का गला सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से पिया के कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर से मूनलाइट आ रही थी विंडो से। पिया अपने बिस्तर पर सो रही थी, पीसफुल। लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, अलमारी से, खट खट खट। राजेश ने अपनी सांस रोकी और अलमारी के पास गया। आवाज बिल्कुल क्लियर थी अब, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अलमारी तो सिर्फ कपड़े रखने के लिए है। उसने धीरे से अलमारी का हैंडल पकड़ा। ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे कोई आइस क्यूब हो। उसने अलमारी खोली, अंदर सिर्फ पिया के कपड़े लटक रहे थे, कुछ और नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी बंद की, आवाज रुक गई, बिल्कुल रुक गई। राजेश वहीं खड़ा रह गया, कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड। ये क्या हो रहा था? कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा? अगली सुबह पिया ने कहा, पापा, रात में दीदी मुझसे बात कर रही थी। राजेश का कॉफी का कप हाथ में ही रुक गया। कौन सी दीदी? अलमारी वाली दीदी। वो कहती है कि वो अकेली है, उसे कोई फ्रेंड नहीं मिलता। अनीता ने राजेश की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर टेंशन थी। पिया बेटा, अनीता ने प्यार से कहा, अलमारी में कोई दीदी नहीं है, वो तुम्हारा इमेजिनेशन है। नहीं मम्मी, पिया ने जोर से कहा, वो सच में है। वो रोती है, उसे बहुत दुख होता है। वो कहती है कि उसे घर जाना है। राजेश और अनीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। बच्चों की कल्पना होती है, उन्होंने सोचा। नई जगह, नया घर, शायद पिया को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। लेकिन चौथी रात जो हुआ वो कल्पना नहीं था। 3:29 पर न सिर्फ खटखटाने की आवाज आई, बल्कि और भी चीजें होने लगीं। रसोई में नल अपने आप चालू हो गया,
पानी बहने की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। फिर बर्तन खड़कने लगे, जैसे कोई डेलिब्रेटली उन्हें हिला रहा हो। राजेश और अनीता दोनों उठे और रसोई में गए। नल चालू था लेकिन कोई नहीं था वहां। जैसे ही राजेश ने नल बंद किया, बर्तन खड़कना भी बंद हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वो वापस बेडरूम में आए तो देखा कि पिया अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, आंखें खुली और अलमारी की तरफ देख रही थी, बिल्कुल स्टिल, जैसे कोई स्टैचू हो। पिया, अनीता ने डरते हुए आवाज दी। पिया ने स्लोली मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कहीं और हो, फिजिकली यहां हो लेकिन मेंटली कहीं और। मम्मी, उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी कह रही है कि उसे बहुत ठंड लग रही है। वो कह रही है कि उसे गर्म कपड़े चाहिए। जैसे ही पिया ने ये कहा, अचानक पूरे कमरे का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, इतना कि राजेश और अनीता की सांस दिखने लगी, जैसे कोई एसी फुल ब्लास्ट पर चला दिया हो, लेकिन कोई एसी नहीं था कमरे में। राजेश ने तुरंत लाइट स्विच दबाया। ब्राइट लाइट से कमरा भर गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, लेकिन अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वो श्योर था कि उसने कल रात बंद किया था। 5वीं रात राजेश ने तय किया कि वो जाग कर देखेगा कि आखिर होता क्या है। ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही होगी। वो अनीता को बता नहीं सकता था कि वो कितना डरा हुआ है। एक आदमी होकर, अपने परिवार का हेड होकर उसे स्ट्रांग रहना था। 3:28 पर वो पिया के कमरे में छुपकर बैठ गया, कुर्सी पर कॉर्नर में, जहां से पूरा कमरा दिख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बाकी था। 3:29 पर जो हुआ वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। पहले अलमारी से खटखटाने की आवाज आई, फिर धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कोई क्रीक की आवाज नहीं, बिल्कुल स्मूथ, जिसे कोई इनविजिबल हैंड उसे खोल रहा हो। और फिर अंदर से एक धुंधली सी आकृति दिखी, एक लड़की की। लेकिन ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। उसके कपड़े जले हुए थे, बाल जले हुए थे, स्किन पर बर्न मार्क्स थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मुस्कुरा रही थी, एक सैड स्माइल, जैसे वो कह रही हो, आखिरकार कोई तो आया। राजेश का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सिर्फ देख सकता था। और पिया अपने बिस्तर से उठी। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो सो रही थी, स्लीप वॉकिंग। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ चलने लगी। उसके कदम मैकेनिकल थे, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा हो। जली हुई लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पिया भी अपना हाथ बढ़ाने लगी। पिया, राजेश चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, लेकिन पिया ने सुना नहीं। वो अलमारी के बिल्कुल पास पहुंच गई। जली हुई लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचने लगी। राजेश दौड़ा, लेकिन अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब उसने जोर से खोला तो अंदर सिर्फ कपड़े थे, हैंगिंग क्लोथ्स, कुछ और नहीं। पिया गायब थी। अनीता! राजेश की चीख पूरे घर में गूंजी। अनीता! अनीता दौड़ती हुई आई। जब उसने देखा कि पिया नहीं है तो उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजी। नेबर्स जग गए, लाइट्स जलने लगी, पुलिस आई। उन्होंने पूरा फ्लैट सर्च किया, हर कॉर्नर, हर क्लोजेट, हर पॉसिबल हाइडिंग प्लेस। कुछ नहीं मिला। फायर ब्रिगेड आया, उन्होंने भी सर्च किया, कुछ नहीं। साहब, बच्चा कहीं बाहर तो नहीं गया? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, राजेश ने कहा, मैं यहीं था। वो अलमारी में गई और गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने स्ट्रेंज लुक दिया। अलमारी में? साहब, ये कैसे पॉसिबल है? राजेश को पता था कि कोई उसकी बात बिलीव नहीं करेगा, लेकिन उसने जो देखा था वो सच था। अगली सुबह जब राजेश परेशान होकर दीवार के सहारे खड़ा था तो उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा है, धुंधले अक्षरों में, जैसे कोई फिंगर से लिखा हो, काव्या। ये नेम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन समहाउ ये फेमिलियर लग रहा था, जैसे ये नेम इस घर से कनेक्टेड हो। राजेश ने पड़ोसियों से पूछा। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बताया। सब बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 7वीं मंजिल के एक बुजुर्ग ने बताया। साहब, उसने आसपास देखा, जैसे कोई सुन न ले। रात में उधर कोई मत जाना। सालों पहले इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, काव्या। बहुत स्वीट बच्ची थी, लेकिन क्या? राजेश ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसे जिंदा जला दिया गया था, उसके ही घर में, इसी फ्लैट में, कुछ लोगों ने मिलकर। बहुत बुरा हुआ था। पुलिस केस भी हुआ था, लेकिन फिर केस दबा दिया गया था। पैसे का खेल था। तब से ये फ्लैट। राजेश का दिल बैठ गया। मेरी बेटी कहाँ है? बुजुर्ग ने दुखी नजरों से देखा। पता नहीं साहब, लेकिन काव्या अकेली नहीं रहना चाहती। वो हमेशा किसी फ्रेंड की तलाश में रहती है। कई फैमिलीज यहां आईं, लेकिन सब चली गईं। खासकर अगर कोई छोटा बच्चा हो। भाग 2, छठी रात। राजेश और अनीता एक तांत्रिक को बुलाया। वो डेस्परेट थे।
पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती थी, अब सिर्फ स्पिरिचुअल हेल्प ही बची थी। पंडित जी का नाम किसी नेबर ने बताया था। वो ऐसे केसेस हैंडल करते थे। जब पंडित जी ने फ्लैट में कदम रखा तो उनका चेहरा सीरियस हो गया। यहां बहुत भारी ऊर्जा है, उन्होंने कहा। यह आत्मा बदला नहीं चाहती, इंसाफ चाहती है, और तब तक यहां रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। मेरी बेटी कहाँ है? अनीता रो रही थी। प्लीज उसे वापस दिला दीजिए। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी सुरक्षित है, लेकिन काव्या उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। वो अकेली नहीं रहना चाहती। उसे लगता है कि अगर कोई फ्रेंड मिल जाए तो उसका दुख कम हो जाएगा। पंडित जी ने बताया कि काव्या का केस बहुत गंदा था। 3 लोग शामिल थे। एक बिल्डर जो इस बिल्डिंग का ओनर था, एक पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन में था, और एक पॉलिटिशियन जो सब कुछ कवर अप करवाता था। उन्होंने मिलकर केस दबाया था, विटनेस को थ्रेटन किया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन क्यों? राजेश ने पूछा। एक बच्ची को क्यों मारा? काव्या ने कुछ देख लिया था, कुछ ऐसा जो उन लोगों के लिए डेंजरस था। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, ब्लैक मनी, करप्शन, सब कुछ। वो इनोसेंट थी, लेकिन उसने जो देखा था वो उन लोगों को बर्बाद कर सकता था। पंडित जी ने प्रिपरेशन शुरू की, स्पेशल कैंडल्स, इंसेंस और कुछ हर्ब्स। आज रात हम काव्या से बात करेंगे, उसे समझाएंगे कि हम उसकी हेल्प करेंगे। 3:29 पर पंडित जी ने रिचुअल शुरू किया। संस्कृत में मंत्र पढ़े, धूप जलाई और काव्या की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर गिरने लगा, कैंडल्स की फ्लेम हिलने लगी, और फिर अलमारी का दरवाजा खुला। पिया बाहर आई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पूरी तरह से काली, जैसे कोई और उसके अंदर हो। पापा, पिया ने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। ये एक ओल्डर गर्ल की आवाज थी। अब दीदी आजाद होगी, अब सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। पंडित जी ने तेजी से मंत्र पढ़े, होली वाटर छिड़का। काव्या, बच्ची को छोड़ दो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पिया की आंखें स्लोली नॉर्मल हो गईं। वो अनीता की गोद में गिर गई, अनकॉन्शियस। लेकिन अलमारी से अभी भी कोई निकल रहा था। काव्या, इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। हाँ, उसके बर्न मार्क्स थे, जले हुए कपड़े थे, लेकिन उसका चेहरा पीसफुल था, सिर्फ उदास। उसकी आंखों में गहरा दुख था, लेकिन एंगर नहीं था। मुझे न्याय चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज एको कर रही थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ एक बच्ची थी। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, केस दबा दिया। मैं यहां फंसी हूं, इस फ्लैट में, इस दुख के साथ। पंडित जी ने रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़े। बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? सच सामने आना चाहिए। जो लोग मुझे मारे हैं वो सजा पाएं, तब मैं शांति से जा सकूंगी, तब मैं अपने माता पिता से मिल सकूंगी। काव्या ने बताया कि वो अकेली फील करती है। यहां सिर्फ डार्कनेस है, सिर्फ दुख है। मैं चाहती हूं कि ट्रुथ सामने आए, मैं चाहती हूं कि जस्टिस मिले, तब मैं फ्री हो जाऊंगी। अगले दिन राजेश ने पुराने रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की। लाइब्रेरी गया, ओल्ड न्यूज़पेपर्स चेक किए, पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी किया, लेकिन ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। केस फाइल गायब थी। लेकिन काव्या की आत्मा ने मदद की। रात को वो उन 3 लोगों के पास गई जो उसकी मर्डर में शामिल थे। पहले बिल्डर के पास गई, वो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी भी अपने बिजनेस में था। रात को जब वो सो रहा था तो काव्या उसके सामने अपीयर हुई। उसके बर्न मार्क्स, उसकी सैड आईज, उसकी एक्यूजेटरी लुक। बिल्डर का दिल अटैक आते आते बचा। अगली रात पुलिस ऑफिसर के पास गई। वो रिटायर हो चुका था, लेकिन अभी भी अपने गिल्ट के साथ जी रहा था। काव्या ने उसे रिमाइंड किया कि कैसे उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया था, विटनेसेस को थ्रेटन किया था। ऑफिसर का मेंटल स्टेट बिगड़ने लगा। तीसरी रात पॉलिटिशियन के पास गई। वो अब भी पावर में था, अभी भी इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन जब काव्या उसके सामने आई तो उसकी सारी पावर यूजलेस लग गई। वो टेरिफाइड हो गया। 3 लोग मेंटली ब्रेकडाउन होने लगे। उनके घरों में अजीब चीजें होने लगीं, लाइट्स ऑन ऑफ होने लगीं, डोर्स अपने आप खुलने बंद होने लगे। रात को काव्या की क्राइंग की आवाज आने लगी। आखिरकार वो टूट गए। पहले बिल्डर ने कन्फेशन किया, फिर पुलिस ऑफिसर ने, फिर पॉलिटिशियन ने। सबने एडमिट किया कि उन्होंने मिलकर काव्या को मारा था और केस को कवर अप किया था। मीडिया में बड़ी न्यूज बनी। 20 ईयर ओल्ड मर्डर केस रीओपन्ड।
चाइल्ड बर्न्ड अलाइव फॉर विटनेसिंग करप्शन, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। केस फिर से खुला, एविडेंस मिले, विटनेसेस आगे आए, तीनों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में ट्रायल हुआ, सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली। उस रात जब न्यूज चैनल्स पर वर्डिक्ट का ब्रॉडकास्ट हो रहा था, 3:29 पर काव्या आखिरी बार दिखी। लेकिन इस बार वो डिफरेंट थी। उसके बर्न मार्क्स फेड हो गए थे, उसके कपड़े क्लीन थे, उसका चेहरा पीसफुल था, वो फाइनली फ्री थी। शुक्रिया राजेश और अनीता से कहा, आप लोगों ने मेरी हेल्प की, अब मैं जा सकती हूँ, अब मैं अपने माता पिता से मिल सकती हूँ। एक ब्राइट वार्म लाइट हुई, जैसे सूरज की किरण हो। काव्या उस लाइट में स्लोली डिसअपियर हो गई। उसके चेहरे पर फाइनली पीस था, फाइनली हैप्पीनेस थी। राजेश का परिवार अगले दिन फ्लैट छोड़कर चला गया। पिया नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। मम्मी वो दीदी कहाँ गई, वो पूछती थी। वो तो मेरी फ्रेंड बन गई थी। फ्लैट नंबर 329 फिर से खाली हो गया, लेकिन अब ये डिफरेंट था। अब यहाँ नेगेटिविटी नहीं थी, डार्कनेस नहीं थी। काव्या को जस्टिस मिल गया था, वो फ्री हो गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी हर रात 3:29 पर शांति अपार्टमेंट के लोग एक आवाज सुनते हैं, फ्लैट नंबर 329 के अंदर से आने वाली खटखटाने की आवाज। खट खट खट। लेकिन अब ये आवाज डिफरेंट है। पहले ये डेस्परेट थी, एंग्री थी, सैड थी। अब ये जेंटल है, सॉफ्ट है, जैसे कोई कह रहा हो मैं यहां हूं, लेकिन अब मैं हैप्पी हूं। काव्या को न्याय मिल गया था, लेकिन वो फ्लैट हमेशा के लिए उसका हो गया था। वो वहां रहती है शांति से, लेकिन अकेली नहीं। अब उसके साथ उसके माता पिता की आत्माएं भी हैं, जो उससे मिल गई हैं, क्योंकि कुछ जगहें होती हैं जो कभी सामान्य नहीं हो सकती, कुछ आवाजें होती हैं जो कभी बंद नहीं होती। लेकिन अब ये आवाज पीस की है, कंटेंटमेंट की है। फ्लैट नंबर 329 आज भी खाली है, कोई किराए पर नहीं लेता। लेकिन अब इसकी वजह डर नहीं है, इसकी वजह रिस्पेक्ट है। लोग जानते हैं कि ये काव्या का घर है, उसकी सैंक्चुअरी है। हर रात 3:29 पर वहां से आवाज आती है। लेकिन अब नेबर्स डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि काव्या अब पीसफुल है। वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करवाती है, रिमाइंड करती है कि वो यहां है, सेफ है, हैप्पी है। और जो लोग उस आवाज को सुनते हैं वो जानते हैं कि काव्या अभी भी वहां है। जस्टिस पाने के बाद भी वो उस जगह को छोड़ नहीं सकी जहां उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जहां उसे फाइनली पीस मिली थी। शायद कुछ आत्माएं शांति पाने के बाद भी वहीं रह जाती हैं जहां उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जहां उन्होंने अपनी बिगेस्ट बैटल जीती थी। शायद वो जगह उनका होम बन जाता है, उनका हेवन बन जाता है। या शायद काव्या अभी भी गार्डियन बनकर रह रही है। फ्यूचर में अगर कोई और इनजस्टिस हो, कोई और चाइल्ड को हेल्प की जरूरत हो, तो वो वहां है, रेडी है हेल्प करने के लिए। क्योंकि मरने के बाद भी कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ते। वो प्रोटेक्टर बन जाते हैं, गार्डियन एंजल बन जाते हैं। और 3:29 वो अभी भी स्पेशल टाइम है। लेकिन अब ये फियर का टाइम नहीं है, ये रिमेंबरिंग्स का टाइम है, ये ग्रैटिट्यूड का टाइम है। जब दो दुनियाओं के बीच की दीवार सबसे पतली होती है, जब जीवित और मृत के बीच का कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, जब काव्या अपनी नए लाइफ को सेलिब्रेट करती है, अपनी विक्ट्री को रिमेंबर करती है। खट खट खट। अगर कभी आप शांति अपार्टमेंट के पास से गुजरें और रात के 3:29 पर कोई आवाज सुने तो डरिएगा मत, रुकिए, सुनिए, क्योंकि काव्या अभी भी वहां है। लेकिन अब वो हैप्पी है, पीसफुल है। वो अब किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती है, अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करना चाहती है। और शायद वो अभी भी कह रही है, थैंक यू, मुझे जस्टिस मिल गया, मैं अब फ्री हूं।